नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इनको समझेंगे डिटेल में, क्या इनमें अंतर होता है और कोई कंपनी रिकंस्ट्रक्शन का डिसीजन क्यों लेती है, कब लेती है, उसके क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन कहते किसको हैं। कंपनीज के केस में कंपनीज जरूरत पड़ने पर जब वो अपने वर्तमान सिचुएशन से ठीक नहीं समझती हैं, यानी कि जो वर्तमान दशा है किसी कंपनी की अगर वो अच्छी नहीं चल रही है तो वो कुछ चेंजेज ला सकते हैं अपनी कंपनी में। और जब कंपनी में चेंजेज लाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर करना। कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर। अब कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप से हो सकता है। ये एक मर्जर हो सकता है, यानी कि कुछ कंपनियां मिलकर के आपस में मर्ज कर लेती हैं, नई कंपनी बना सकती हैं। यह एक परचेज हो सकता है या एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेगी। या यह एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक जो कंपनी अपना बिजनेस अभी चला रही है, उसको लगता है कि अब वो अपना बिजनेस इस करंट मोड में नहीं चला पाएंगे, चलाना ठीक नहीं है, तो वो कंपनी अपने आप को लिक्विडेट कर देती है, समाप्त कर देती है और उस कंपनी के शेयर होल्डर एक नई कंपनी बना लेते हैं। ये पुरानी कंपनी के ही शेयर होल्डर नई कंपनी में आ जाते हैं और नई कंपनी पुरानी कंपनी की एसेट्स को और लायबिलिटीज को खरीद लेती है, उसके बिजनेस को। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है कि कंपनी में कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई मर्जर है, ना ही कोई कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ना कोई नई कंपनी बिजनेस को खरीद रही है। केवल एक कंपनी अपने अंदर ही कुछ चेंजेज लाती है, इसको कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आज चूंकि इससे पहले जो वीडियोस थे उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं मर्जर के बारे में, परचेज के बारे में, एमलगमेशन के बारे में। अकाउंटिंग पर्पज से मर्जर और परचेज दोनों ही एमलगमेशन कहलाते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन को आज समझेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एग्जिस्टिंग कंपनी अपना रीऑर्गेनाइजेशन करती है, पुनर्गठन करती है। ये कब किया जाता है? ये कोई कंपनी इसलिए करती है कि अगर उस कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहे हैं पिछले कई सालों से और अब ये पॉसिबल नहीं है कि कंपनी को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा लंबे समय तक आगे चलाया जा सकता है, तो कंपनी जरूरत महसूस करती है रिकंस्ट्रक्शन की। अगर कंपनी रिकंस्ट्रक्शन इस समय पे नहीं करती है तो मोस्ट प्रोबेबल ये होता है कि हो सकता है भविष्य में जो क्रेडिटर्स हैं वही क्लेम कर दें कंपनी पे और कंपनी को बैंकरप्सी के मोड में जाना पड़ जाए, लिक्विडेशन के मोड में जबरदस्ती जाना पड़ जाए। तो उससे बचने के लिए कंपनी रिकंस्ट्रक्शन का तरीका अपनाती है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिकंस्ट्रक्शन के? रिकंस्ट्रक्शन के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि अगर ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इसको दूर करने के लिए। ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि कंपनी में कैपिटल तो ज़्यादा इन्वेस्टेड है लेकिन उसकी जो एसेट हैं वो उतना रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, यानी कि जो एसेट्स हैं वो उतना नहीं है जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो ओवर कैपिटलाइजेशन की समस्या हो जाती है। ऐसे केस में एसेट वास्तव में कंपनी के पास कम रहती हैं। एक्चुअल में कुछ कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डूब जाती है, या तो जरूरत से ज़्यादा महंगी एसेट खरीद लेती हैं या कुछ एसेट समय के साथ अप्रचलित हो जाती हैं, ऑब्सोलेट हो जाती हैं और इस वजह से कंपनी की जो एफिशिएंसी रहती है वो इस हिसाब से नहीं होती है जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। जो रेट ऑफ अर्निंग है वो काफ़ी कम दिखने लगते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने के लिए, अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कई दफे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और उसमें भी इक्विटी को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी कई टाइप के हो गए, डिबेंचर्स भी फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, थर्ड डिबेंचर हो गए। तो ऐसे केस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है और कंपनी को लगता है कि स्ट्रक्चर को आसान बनाने की ज़रूरत है, तो भी रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा टू चेंज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, शेयर्स की फेस वैल्यू को भी चेंज करने के लिए कई दफ़े कंपनी के अपनी फेस वैल्यू शेयर्स की बढ़ा सकती है, यानी कि कंसोलिडेट कर सकती है शेयर्स को, और फेस वैल्यू कम भी कर सकती है, मतलब शेयर्स को उसका उप विभाजन भी कर सकती है।
उनका सब क्लासिफिकेशन भी कर सकती है। तो इसके लिए भी रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज या राइट डाउन ओवर स्टेटेड एसेट, कभी ऐसा होता है बुक्स में कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज कंटिन्यूअसली इकट्ठे होते रहे और वो इतने ज़्यादा हो गए कि अब कंपनी के लिए वो परेशानी बन चुकी है, या जो एसेट है वो ओवर स्टेटेड है, यानी कि जो एसेट बुक्स में दिख रही है, बैलेंस शीट में दिख रही है, वास्तव में वो वैल्यू उस एसेट की है नहीं। तो इससे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो सही ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है कंपनी की सिचुएशन को। तो इस कारण से भी जरूरत पड़ती है रिकंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा रेज फ्रेश कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है तो उस केस में भी कंपनी इसके लिए जा सकती है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा सकती है। जब वर्किंग कैपिटल की कंपनी के पास कमी हो, फंड्स कम हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू मेक चेंजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी इसमें भी चेंजेस लाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन का रास्ता अपना सकती है। अब बात आती है, यह दो टाइप का हो सकता है रिकंस्ट्रक्शन, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा इंटरनल। एग्जिस्टिंग जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, इसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक नई कंपनी बनाई जाती है जो पुरानी कंपनी के सभी एसेट और लायबिलिटीज को ले लेती है। जो शेयर होल्डर होते हैं ओल्ड कंपनी के, वही शेयर होल्डर नई कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाते हैं। ये प्रोसेस ठीक ऐसे होता है जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही हो, और इसलिए इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो AS 14 के तहत जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एमलगमेशन के लिए कहा गया है उसी के अनुसार इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। इसमें भी जो खरीदने वाली कंपनी है उसको ट्रांसफर ही कहा जाता है नई कंपनी को, और जो बेचने वाली कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी होती है। तो वही रिलेशन बन जाता है जो प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, और सेम वैसे ही इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अब बात आती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है ये एक इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, एक ही कंपनी रहती है और वही अपने अंदर ही चेंजेस लाती है, ना तो वो समाप्त होती है ना कोई नई कंपनी बनाती है, ना तो कोई कंपनी लिक्विडेट होती है ना कोई कंपनी नई बनाई जाती है। एसेट्स रीवैल्यू की जाती हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, फिर से असेस किया जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं उनको राइट ऑफ किया जाता है, और इन सब का जो इफेक्ट होता है कि एसेट्स मान लो कम हो गई, लायबिलिटीज कुछ बढ़ गई, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं वो है राइट ऑफ करने, और कुल मिलाकर के जितने हमारे लॉस इकट्ठे हो रहे हैं 10 लाख 20 लाख, तो चूंकि एसेट साइड में हम जानते हैं एसेट साइड में जो एसेट है अगर वो कम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड पे भी डेफिनेटली पड़ेगा, अदरवाइज हमारी डबल अकाउंटिंग सही नहीं हो पाएगी। तो करते क्या है कि एक तरफ तो एसेट्स को कम कर देते हैं, दूसरी तरफ हम शेयर कैपिटल को कम कर देते हैं। शेयर कैपिटल को कम करने का मतलब होता है रिड्यूस करते हैं शेयर कैपिटल्स को, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इस बात के लिए एग्री कराया जाता है कि भाई वास्तव में कंपनी की जो वैल्यू है वो काफी कम हो चुकी है और अब जरूरत है कि आप अपनी कुछ कैपिटल को छोड़ दें, और इससे कैपिटल कंपनी की रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें कैपिटल भी रिड्यूस होती है, और कभी ऐसा भी होता है कि क्रेडिटर्स या जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके भी दायित्वों में कभी कमी हो सकती है। अब है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ज्यादा क्लियर करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को ये कुछ मेजर इनके डिफरेंसेस हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेटेड नहीं होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में, मतलब अंदर ही रिकंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, कंपनी बंद नहीं होती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो समाप्त हो जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनाई जाती है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी बनाई जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, कम कर दी जाती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कैपिटल रिड्यूस करने की जरूरत ऐसी नहीं रहती है इंटरनली, क्योंकि जो पुरानी कंपनी है वो समाप्त होती है, नई कंपनी बनाई जाती है जो कि उसको खरीदती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रहता नहीं है। नो नीड टू ट्रांसफर एसेट और लायबिलिटी, इंटरनल में कोई एसेट या लायबिलिटी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही कंपनी अपने आंतरिक बदलाव ही करती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्योंकि पुरानी कंपनी समाप्त हो जाती है, नई कंपनी बन जाती है, इसलिए जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं नई कंपनी को। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल रिक्वायर्ड होता है। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब होता है तो जो कैपिटल है वो रिड्यूस होती है,
कैपिटल रिड्यूस होने से कैपिटल तो रिड्यूस हो ही जाती है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके भी हितों पे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनकी जो सेफ्टी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए क्रेडिटर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए कंपलसरी होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अगर कंपनी जाना चाहती है, कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है, तो जो ट्रिब्यूनल है उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से अनुमति लेनी पड़ती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ट्रिब्यूनल या कोर्ट की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब है प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहले कंपनी को ये ऑथराइज होना चाहिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी के दो मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये सबसे प्रमुख दस्तावेज होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये दूसरा प्रमुख दस्तावेज होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के बाहरी पक्षों के साथ क्या संबंध हो सकते हैं उसकी सीमा को परिभाषित करता है, और इंटरनल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी के इंटरनल रूल्स से रिलेटेड होता है कि इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी का किस तरीके से होगा, ये उस चीज को परिभाषित करता है। तो इंटरनल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसके द्वारा ऑथराइज होनी चाहिए कंपनी, तभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाएगी। इसके अलावा कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होगा अपनी कैपिटल रिड्यूस करने से पहले इससे रिलेटेड, जिससे ये पता चलेगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो एग्री हैं कैपिटल रिड्यूस कराने के लिए। नेक्स्ट है कंपनी को ड्यू परमिशन लेनी होगी कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की कैपिटल रिडक्शन करने से पहले। और नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी को रीपे करने होंगे अमाउंट जो उन्होंने डिपॉजिट करा रखे हैं, और मतलब जो एडवांस वगैरह ले रखे हैं, किसी से लोन ले रखे हैं, तो वो लोन प्लस इंटरेस्ट ये पे करने होंगे कैपिटल रिडक्शन से पहले, इनका अरेंजमेंट करना होगा। नेक्स्ट है रिटर्न कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स इज रिक्वायर्ड। जो क्रेडिटर्स हैं उनकी रिटर्न कंसेंट रिक्वायर्ड होती है कैपिटल रिडक्शन के लिए भी। नेक्स्ट है कंपनी हैज टू मेक अ पब्लिक नोटिस। कंपनी को एक पब्लिक नोटिस इस बारे में देना पड़ता है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसके ट्रिब्यूनल्स की जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक आम पब्लिक को नोटिस देना होता है कि कंपनी कैपिटल रिडक्शन के लिए जा रही है। तो इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को समझा, और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस किस तरीके से हो सकता है इसको समझेंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ऐसे केस में इसको समझेंगे। थैंक यू।